मांगा की शुरुआत होती है हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट के किसी को टेक्स्ट करने से। करीब से देखें तो लगता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड मियुकी को टेक्स्ट कर रहा है, जिसने उसे किसी बात पर मना कर दिया। आईजी चीयरफुल प्रेजेस और विशेस लिखकर रिप्लाई करता है। ये कोई नॉर्मल ओकेजन नहीं था, बल्कि उनका स्पेशल बर्थडे डेट था जिसे दोनों ने बड़ी मेहनत से प्लान किया था, और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसने ऐसे दिन उसे रिजेक्ट कर दिया। वो सोच रहा था कि उसने आज खुद को रेडी क्यों किया। तभी बार बार लाउड ट्रेन ट्रैक नॉइज सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि आईजी ने हिम्मत जुटाकर अपनी वन एंड ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड को लव कन्फेस किया था। परफेक्ट टाइमिंग पर दोनों ने पिछले क्रिसमस डेटिंग शुरू की थी। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था, जब तक हाल ही में चीजें वियर्ड नहीं हो गईं। म्यूकी को एक नजर देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो चाइल्डहुड फ्रेंड से कहीं ज्यादा आइडल वाइब्स रखती है, इसलिए पूरी स्कूल उसे ब्यूटी क्वीन मानती है। आईजी खुद को लकी समझता था कि वो इतनी परफेक्ट लड़की को डेट कर रहा है। उसने हमेशा रिस्पेक्ट रखा, पेशेंस रखा, और अब तक दोनों ने किस तक नहीं किया था। लेकिन आज कुछ अलग था। उसे पता था कि वो कभी डेट डॉज नहीं करती, फिर भी आज एक्सक्यूजेस बना रही हैं। रेडी होने के बावजूद उसने डिसाइड किया कि जो रेस्टोरेंट प्लान किया था वहां चला जाए, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद घर लौटना वेस्ट होगा। भीड़ में रास्ता बनाते हुए वो मूवी थिएटर तक पहुंचा जहां दोनों को मूवी देखनी थी। आईजी इमेजिन करता है कि कैसा होता अगर वो दोनों साथ होते और इस बार वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता। आईजी हमेशा कोशिश करता था कि मियुकी कंफर्टेबल फील करे और कभी ऐसा स्टेप न ले जिससे वो उसका फायदा उठाने वाला लगे। थॉट्स शेक ऑफ करके वो पास की गली में गया। वहां उसे बिल्कुल अलग माहौल सुनाई दिया। म्यूजिक, हंसी मजाक, और लगभग हर जगह कपल्स पब्लिकली एम्ब्रेस कर रहे थे। जो जगह वो पहुंचा वो असल में लव होटल डिस्ट्रिक्ट था। आईजी ब्लश करता है, एम्बैरेस्ड फील करता है, और समझता है कि ये उनकी प्लान्ड जगह से बिल्कुल अलग है। उसके माइंड में फैंटेसीज आने लगती हैं कि उनका रिलेशनशिप तेजी से आगे बढ़ सकता है, और शायद वो दोनों लव होटल भी विजिट करें। मियुकी के बारे में इरोटिक फेस इमेजिन करके वो और ज्यादा ब्लश करता है और वहां से निकलने को होता है। तभी उसे कोई जानी पहचानी वॉइस सुनाई दी। पीछे दो कपल्स टीजिंग और प्लेफुलनेस कर रहे थे, और वहीं मियुकी किसी और लड़के के साथ लव होटल डिस्ट्रिक्ट में थी, उसे अपने चेस्ट के पास पकड़े हुए और लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही थी। जबकि मियुकी ने उसे बताया था कि वो स्कूल प्रोजेक्ट में बिजी है और कुछ घंटे स्कूल में रहना होगा। रियलिटी में उसने झूठ कहा और किसी और के साथ यहां आ गई। आईजी ने वीक स्टटरिंग वॉइस में उसे पुकारा। उसकी सारी हंसी तुरंत गायब हो गई। पैनिक मोड में आकर वो उसका नाम स्टटर करने लगी, और आईजी खुद स्पीचलेस होकर हाँफने लगा। परफेक्ट टाइमिंग पर दोनों ने एक दूसरे से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? आईजी ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचा और वो चिल्लाई कि इट हर्ट्स। अगले ही पल उस लड़के ने आईजी को जोर से मारा और जमीन पर गिरा दिया। आईजी ऊपर देखकर पूछता है, क्या चल रहा है? तो वो लड़का कहता है, मेरी लड़की से अपने हाथ हटाओ। आईजी दर्द और रियलाइजेशन में स्टटर करता है। वो लड़का बताता है कि मियुकी ने आईजी को इसलिए डेट किया क्योंकि वो चाइल्डहुड फ्रेंड था, और उसे बुरा लगता अगर वो रिजेक्ट करती। उसने कहा कि मियुकी खुद बताती थी कि ईजी कितना बोरिंग है, और पहली बार हाथ पकड़ने पर उसकी स्वेटी पाम्स उसे ऑकवर्ड लगती थीं। आईजी डिसबिलीफ में बैठा रह जाता है। उसकी दुनिया टूटने लगती है। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि मियुकी ये बातें बेड में उसके साथ रहते हुए कहती थी। आईजी का दिल टूट जाता है। प्योर गर्लफ्रेंड जिस पर वो भरोसा करता था, वही उसके बारे में पेनफुल बातें कर रही थी। आईजी की आंखें फैल जाती हैं। वो गॉड से प्रार्थना करता है कि ये सपना हो। पैनिक शुरू हो जाता है। लड़का आगे कहता है कि अगर उसे अपना नोबडी बॉयफ्रेंड इतना पसंद है तो उससे रिलेशन खत्म कर दो। ठंडी आवाज में कहता है, या तो एजी से ब्रेकअप कर ले या मुझसे। मियुकी रोते हुए विक्टिम की तरह कहती है, रुको, हमारा रिलेशन मत तोड़ो, मैं मर जाऊंगी अगर तुमने मुझे छोड़ा। लड़का उसके सिर पर हाथ फेरता है। आईजी हर तरफ से टूट चुका होता है। वो लड़का स्मर्क करते हुए आईजी को बताता है कि उसने मियुकी को अपनी उंगलियों पर नचाया हुआ है। फिर वो कहता है, इसके बारे में तुम जो भी सोचती हो जोर से कहो। मियुकी कोल्ड वॉइस में कहती है कि आईजी बोरिंग क्लिंगी स्टॉकर है जो उसे परेशान करता है, और वो बोलती है कि वो एक अब्यूसिव और हॉरेबल बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर पुअर आईजी यकीन नहीं कर पाता कि ये उसकी लाइफ का अंत जैसा मोमेंट है, और जिस तरीके से वो इसे हैंडल और खत्म कर रही है वो पूरी तरह ट्रॉमेटाइजिंग है। मियुकी सब खत्म करके उसे वार्न करती है कि स्कूल में उससे कोई बात न करे। उस दिन जब उन दोनों ने उसे इंसेक्ट की तरह कुचल दिया,
उसकी सारी ट्रस्ट और चेरिश की चीजें तोड़ दी। आईजी घर वापस आया। उसकी मदर और ओल्डर ब्रदर ब्राइट स्माइल के साथ उसे ग्रीट करते हैं और पूछते हैं, हंग्री हो? कुछ खाना चाहोगे? तुम जल्दी में भागे थे, कुछ खाया भी नहीं। आईजी अपने भाई से कहता है, आई एम ओके, और क्वाइटली अपने बेड में चला जाता है। वो बस लेटा रहा और सोचता रहा कि उसके साथ क्या हो गया और कैसे उन दोनों ने इतनी आसानी से उसे खत्म कर दिया। उसने डिनर स्किप करना शुरू कर दिया और हर बार जब उसकी आंखें आंसू से भीगकर बंद होती, उसे नाइटमेयर्स आते कि दोनों उसे हंसते हुए इंसल्ट कर रहे हैं। मियुकी और वो लड़का मजाक उड़ाते हुए कहते कि वो उसके स्टेटस के लेवल का नहीं है। आईजी हर बार प्रे करता कि ये नाइटमेयर्स खत्म हो, बस थोड़ी शांति मिल जाए। जल्द ही उसे नींद से डर लगने लगा। कुछ वक्त बाद वो वापस स्कूल गया। चुपचाप चलते हुए उसका फ्रेंड पीछे से उसे सरप्राइज करता है। वहां हम देखते हैं कि एजी की हालत बहुत खराब थी। बड़ी ब्लैक बैग्स उसकी आंखों के नीचे थीं, जिससे लगता है कि वो बिल्कुल नहीं सो पाया। उसका फ्रेंड पूछता है कि उसकी लव लाइफ कैसी चल रही है, तो वो क्वेश्चन डॉज करता है। उसके सामने मियुकी कैजुअली अपनी फ्रेंड से बात करती हुई चल रही होती है। उसे याद आता है कि कैसे बचपन में मियुकी हमेशा उसे बुलाती थी, उसका पीछा करती थी। करेज मस्टर करके वो उसे पुकारने का डिसाइड करता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, मियुकी उसे देखकर उसका नाम लेती है। मियुकी की बेस्ट फ्रेंड तुरंत उसके सामने आकर कहती है, दूर रहो, डिस्गस्टिंग लो लाइफ क्रीप, और उसे थ्रेटन करती है कि वो उसकी लाइफ इंस्टेंट में एंड कर सकती है। आईजी ने कभी कुछ किया ही नहीं था, फिर भी सोचता है कि आखिर कौन सा क्राइम है जिसकी सजा मिल रही है। स्कूल के बाद वो फिर से ब्लैंकेट में छुप जाता है, क्योंकि वहीं उसे सेफ फील होता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है और जैसे ही चेक करता है, अननोन मैसेजेस शॉवर होने लगते हैं। यूर डिस्गस्टिंग, जस्ट एंड इट ऑल। पल भर में उसकी पूरी फीड पेनफुल और डार्क मैसेजेस से भर जाती है। सब उसे ब्लेम करते हैं कि तू परवर्ट, क्रीपी, अब्यूजिव पीस ऑफ ट्रैश है, बस डिसअपियर हो जा। उसकी सांसें तेज हो जाती है और मैसेजेस एक के बाद एक आने लगते हैं। जल्दी से वो अपना फोन फेंक देता है, लेकिन उसके मोबाइल की नोटिफिकेशंस और वाइब्रेशन सारी रात चलती रहती है। नेक्स्ट डे वो अंदर तक शेकन था और किसी तरह स्कूल गया। उसे यकीन था कि यह प्रैंक मियुकी की बेस्ट फ्रेंड ने किया। जैसे ही उसने क्लासरूम का डोर खोला, अंदर किसी ने बॉदर नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठा, उसे तरह तरह की गॉसिप सुनाई देने लगी कि वो वर्स्ट है, एनिमी टू विमेन है, स्टॉकर है, प्रेडेटर है। पूरी क्लासरूम उसके खिलाफ थी और बातें चलती रहीं। वो बोल उठता है कि उसने कुछ नहीं किया। मियुकी की फ्रेंड उसकी डेस्क पर स्लैम करके कहती है, शट अप। वो बताने लगती है कि कैसे वो स्कूल की 2 सेलिब्रिटीज को स्टॉक करता है और कई लोग कंफर्म कर चुके हैं कि वो मियुकी को स्टॉक करता है। ये साफ था कि उसके लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और वो ऐसे स्टेट में था जहां कुछ क्लियर नहीं था। लंच ब्रेक में वो रूफटॉप पर भागकर जाता है और डेड, टायर्ड आइज के साथ लंच खाता है। उसका क्लब भी उसे याद दिलाता है कि कोई क्लब एक्टिविटीज नहीं है, क्योंकि उसके बारे में अजीब रूमर्स चल रहे हैं। जिन क्लासेस पर वो भरोसा करता था, वो भी अब नहीं रहीं। वो हिम्मत जुटाकर क्लब प्रेसिडेंट से हेल्प मांगने जाता है, लेकिन जैसे ही डोर खोलने वाला होता है, उसे पीछे से सुनाई देता है कि अंदर हर कोई अग्री कर रहा है कि वो क्रीपी है और शुरू से ही क्रिमिनल लगता था। वे लड़ रहे थे कि उसे बाय मिस्टेक रिक्रूट कर लिया और अब किक आउट कर देना चाहिए। ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि वो ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसमें वो अकेला है और उसके दुश्मनों की कोई गिनती नहीं। वो अपने टीचर से बात करने जाता है, जो शायद उसकी मदद कर सके। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है, वहां मियुकी और उसकी फ्रेंड पहले से मौजूद होती हैं और शेयर कर रही होती हैं कि आईजी उन्हें फॉलो करता है और वो दोनों डरती हैं। मियुकी खुद अग्री करती है कि ये सब टेरिफाइंग है। एजी तुरंत वहां से डैश ऑफ कर जाता है, ये जानते हुए कि ये ऐसी लड़ाई है जिसमें वो हार चुका है और ये उसके हाई स्कूल लाइफ का अंत होगा। उसे कॉर्नर करने के लिए बुलीज उसके पेरेंट्स को भी थ्रेटन करने लगते हैं कि अगर उसने स्निच किया या हेल्प मांगी तो वो उसके पेरेंट्स के पास जाकर मामला वहीं सेटल करेंगे। घर लौटकर उसकी मदर को यकीन हो जाता है कि वो कुछ बहुत डार्क हाइड कर रहा है और पूछती हैं कि सब ठीक है। वो उनकी चिंता सुनता है और क्वाइटली चल देता है। हेल्प मांग सकता था, लेकिन जानता था कि पेरेंट्स को इसमें ड्रैग नहीं करना चाहिए। वे बार बार कहते हैं, स्कूल एंजॉय करो, और वो फेक स्माइल मैनेज करके उन्हें रियश्योर करता है कि सब फाइन है। मियुकी दूसरी ओर सबसे बड़ी लूजर थी। उसने सब कुछ खो दिया, बल्कि खुद को भी खो दिया।
वो खुद स्लीपलेस थी और बार बार सोचती थी कि क्या ये सब सपना है। उसे शौक था कि जो लाइफ वो सोच रही थी वो असल में उल्टी हो गई। वो लगातार सोचती थी कि अगर वो किसी और जगह जाती तो शायद सब अवॉइड हो सकता था। उसे यह भी पता था कि उसका चाइल्डहुड फ्रेंड बहुत बुरी तरह से हरास्ड और बुलीड हो रहा है और पूरी स्कूल इसका मजा ले रही है। जब भी वो उसे देखती रोने लगती, लेकिन खुद को याद दिलाती कि उसे रोने का हक नहीं। सब शुरू हुआ जब उसने एक्सप्रेस किया कि उनका रिलेशनशिप बहुत स्लो एंड स्टेडी चल रहा है। मियुकी की बेस्ट फ्रेंड ने उसे अपने सीनियर से मिलवाया। कॉन्डो एक सॉकर एस था और हर जगह फेमस था। मियुकी को ऐसे पॉपुलर लड़के के साथ घूमने में खुशी मिलने लगी। जल्दी ही वो उसके आसपास कंफर्टेबल फील करने लगी, क्योंकि उसके सिडक्टिव टॉक्स और प्रेजेस उसे हमेशा खुश कर देते थे। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही वो एक दूसरे को समझने के स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने किस किया। वो गिल्टी थी, फिर भी उसने खुद को उसे ऑफर कर दिया। कॉन्डो हमेशा आईजी की बुराई करता और दोनों कुछ डिस्गस्टिंग इंडल्ज करने लगे। दोनों एंजॉय कर रहे थे, ये जाने बिना कि कर्मा हमेशा बैकस्टैबर्स तक पहुंचती है। आईजी के उन्हें पकड़ने से पहले मियुकी को कुछ हद तक अपने प्लान्ड डेट की चिंता थी, लेकिन कॉन्डो हमेशा कहता कि किसी और चिक के साथ हैंग आउट कर लूंगा, तुझे फेंक दूंगा। एक्सपोजर के कुछ दिनों बाद कॉन्डो ने मियुकी से ब्रेकअप कर लिया और पूरी तरह उसे डंप कर दिया। बिल्कुल लो क्लास मियुकी ने दोनों खो दिए और कुछ हासिल नहीं किया। उसे लगा कि शायद आईजी उसे माफ कर देगा, लेकिन आईजी कोई और बन चुका था और उसने चुपचाप अपनी इमेज इंटैक्ट रखी और उसे क्रिमिनल फ्रेम कर दिया। जिस हीरे ने उसे चेरिश और रिस्पेक्ट किया, उसे उसने खो दिया। एक ऐसा लड़का जो उसकी पूरी जिंदगी उसका हाथ थामे रहता। वो अपने किए पर रोती और पछताती रही। दूसरी तरफ बुलिंग और भी सीवियर हो गई और लोग हर बहाने से उसे हर्ट करते और रिमाइंड करते कि वो ट्रैश है। जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, उनका बोर्ड हार्श वर्ड्स से भर चुका था। लोगों ने लिखा था कि वो ट्रैश है और यहां तक कि उसके पेरेंट्स की लोकेशन भी रिवील कर दी ताकि स्टूडेंट्स उन्हें भी टारगेट कर सकें। ये देखते ही उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। जिन लोगों को वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, वो अब इन माइंडलेस के निशाने पर थे। गुस्से के साथ आईजी उस गार्बेज पीस की तरफ डैश करता है जिसने ये सब प्लान किया था, और आईजी उससे कन्फ्रंट करता है। कॉन्डो हंसता है और बताता है कि तुम्हारी लाइफ को इधर उधर ट्विस्ट करना कितना फन था और मजाक उड़ाता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ सब कुछ खो दिया। ये सब कॉन्डो के लिए बस एक शो था। उसे मियुकी के साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा मजा आईजी की लाइफ डिस्ट्रॉय करने में आया। स्मर्क करते हुए वो बताता है कि उसे दूसरों की लाइफ रूइन करना पसंद है। एजी ये सब सुनकर कोलैप्स कर जाता है और गिर पड़ता है। बाद में नर्स ऑफिस में जागता है। नर्स थोड़ी बात करके चली जाती है और एजी की आईज अब लाइफलेस हो चुकी थीं। एक ऐसे इंसान की आईज जिसने हार्श वर्ल्ड में जीने की उम्मीद छोड़ दी। उसे यकीन था कि चाहे जितना बेग कर ले, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। उसके टीचर्स अपने फेवरेट स्टूडेंट्स की स्टोरी से ब्लाइंडेड थे और दूसरी साइड इग्नोर कर रहे थे। उसके पेरेंट्स भी ऐसी ह्यूमिलिएशन झेलने वाले थे जो उसने की ही नहीं। रोते हुए वो सोचता है कि कोई हेल्प करेगा भी या नहीं, और उसका वो क्लब जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उन्होंने उसे किक आउट करने का डिसाइड कर लिया है। आईजी रोने लगता है और आंसू ओवरफ्लो हो जाते हैं। उसे फाइट बैक करने का चांस भी नहीं मिला। ये सब उसे इतना डरा देता है कि वो पैरानॉइड हो जाता है और सोचता है क्यों उसका कोई भी एफर्ट इनफ नहीं है। वो स्कूल के छत की तरफ बढ़ता है, स्टेयर्स चढ़ते हुए हंसता है कि उसने एंड्योरेंस को कितना इजी समझा था। लेकिन पीछे से आती वॉइसेस बुलेट से ज्यादा हर्ट करती थीं। गॉसिप्स और रूमर्स उसके लिए डेली पॉइजन थे। वो बैठकर पिछले कई हफ्तों से सुनी गई बातें याद करता है। कुछ नहीं, बस ह्यूमंस की क्रूअल्टी उसके ईयर्स में भरी थी। वो फ्री होना चाहता था, मूव ऑन करना चाहता था। वो स्कूल की सबसे डेंजरस स्टेयरवे चढ़ता है। आखिरकार वो डोर खोलता है और रेडी होता है मौत पाने के लिए। लेकिन वहां उसे एक गर्ल दिखती है जो उसे घूरती है। एक ब्यूटीफुल गर्ल प्योर आईज से उसे देखती है और वो भी उसे देखता है। आईजी को अंदाजा नहीं था कि इस गर्ल से मिलना उस रिवेंज की शुरुआत होगी जो वो खुद नहीं लेगा, बल्कि लोग उसके लिए लेंगे, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया। फेट उसे कुछ बेटर गिफ्ट करने वाली थी और उसकी लाइफ बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने वाली थी। आईजी कुछ देर तक उसे देखता है, जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और पूछती है कि वो कौन है और उसे इतनी देर से घूर क्यों रहा है। हल्की सी स्टटर के साथ वो रिप्लाई करता है कि वो सेकंड ईयर स्टूडेंट है और उसका नाम आईजी है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली क्लासेस स्किप करने आया है और कुछ देर यहां शेल्टर लेना चाहता था।
वो सोचता है कि लाउडली नहीं कह सकता कि वो स्कूल की छत से कूदना चाहता है और कुछ अनइमेजिनेबल करना चाहता है। वो उसे देखते हुए उसका नाम धीरे से बोलती है। अगले ही पल हमें फीमेल प्रोटोगोनिस्ट का इंट्रो मिलता है, जो किसी चीज में कमी नहीं रखती। एई इचिनु बस वहां खड़ी रहती है। आईजी एक्सप्लेन करता है कि वो एक प्रोडिजी है, जिसे इस स्कूल में एनरोल होने वाली बेस्ट स्टूडेंट माना जाता है। उसने एंट्रेंस एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर किया। उसके जेंटल पर्सना और एन्चांटिंग ब्यूटी ने बड़ा फर्क डाला। स्कूल में लगभग हर कोई उसे नोटिस करता था। एनरोलमेंट के साथ ही लोग उसके बारे में क्रेजी हो गए थे। एनरोलमेंट के बाद कई बॉयज ने लक ट्राई किया और उसे कन्फेस किया, लेकिन उसने उन्हें इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट किया कि उसकी इमेज थोड़ी अफेक्ट हुई। वो अपना हेड लोअर करती है और कहती है कि वो सबसे वर्स्ट टाइमिंग पर आया है। वीक और होपलेस वॉइस में वो बताता है कि उसके बारे में कुछ बैड रूमर्स चल रहे हैं और वो कुछ समय के लिए इस रूफ पर छुपना चाहता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि रूफ छोड़ दे। हालांकि उसने ये रिक्वेस्ट की, डीप डाउन वो अब भी कुछ हॉरिबल करने का मोटिवेशन रखता था, लेकिन वो मना करती है और एंग्री टोन में कहती है कि क्योंकि वो पहले से यहां थी, उसका पूरा हक है यहां रहने का और कोई उसे यहां से नहीं भगा सकता। वो जोड़ती है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट करने के लिए यहां आई है, इसलिए उसे चले जाना चाहिए। वो अपनी वॉइस बढ़ाता है और डेस्परेशन में कहता है कि उसे यहां से जाना चाहिए और स्कूल में सर्कुलेटिंग रूमर्स की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा था। लड़की बताती है कि उसे उसके बारे में चल रही सारी रूमर्स का पता है। कोल्ड वॉइस में वो बताती है कि रूमर्स के बावजूद उसे यहां से जाना चाहिए और उसे कुछ प्राइवेट स्पेस देना चाहिए। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने समझ लिया कि ये गर्ल अलग क्वालिटी की है। लड़की बताती है कि उसे हाल के टैग्स के बारे में पता है। जेंटल वॉइस में वो कहती है कि ये सब सिर्फ रूमर्स हैं और कोई रियल एविडेंस नहीं है। वो ब्रेक डाउन करती है कि उसने अपनी आंखों से कभी उसे गलत करते नहीं देखा, इसलिए वो उसे ब्लेम नहीं कर सकती उन बातों के लिए जिन पर बाकी लोग ब्लेम कर रहे हैं। ये वर्ड सुनकर पहली बार सीरीज में कोई ब्रेन वाला दिखता है। सोसाइटी और लाइफ का सैड पार्ट यही है कि लोग गॉसिप शुरू कर देते हैं और वही मानते हैं जो वो बिलीव करना चाहते हैं। दूसरी साइड इग्नोर कर दी जाती है। वो जोड़ती है कि आजकल लोग ब्लाइंडली किसी को फॉलो करके बिना कुछ जाने फिंगर्स पॉइंट कर देते हैं। ये ह्यूमंस का पुराना नेचर है जो डीएनए में डीपली एंग्रेव्ड है। सैड वॉइस में वो पूछता है क्या वो उस पर बिलीव करती है, और उसकी वॉइस लड़खड़ाती है। वो मैच्योर तरीके से रिप्लाई करती है कि ये रियलिटी या फॉल्स इंफॉर्मेशन पर बिलीव करने की बात नहीं है। ये उस इंसान को जज करने की बात है जिस पर बायस्ड गॉसिप्स और चैटर्स पर आधारित क्राइम्स का आरोप है। वो एक्सक्लेम करती है कि उसे माइंडलेस गॉसिप से हेट है, जिससे लोग खुद को बेटर फील कर सकें। पिछले कुछ हफ्तों की इवेंट्स ने उसकी लाइफ को बुरी तरह शेक कर दिया और पहली बार उसने समझा कि लाइफ में हम हमेशा अकेले होते हैं। लेकिन ये मैच्योर वर्ड्स जो उसने उसे कहे, कुछ समय के लिए उसकी लाइफ बदल देते हैं। वो एक क्यूट कॉन्फिडेंट पोज देती है और उसके हेड से डार्कनेस का क्लाउड हटा देती है। वो हफ्तों बाद पहली बार स्माइल करता है और उसे बताता है कि वो उसके वर्ड्स के लिए थैंकफुल है। हालांकि ये बस रेगुलर एनकाउंटर था। जब कोई डिस्पेयर में होता है, कुछ वर्ड्स ही उसे लाइफ और होप के करीब ले आते हैं, और यही उसकी लाइफ में हुआ। वो उसे देखती है और कहती है कि उसे उसका थैंक्स नहीं चाहिए। वो हंसता है और शेयर करता है कि उसके लिए एक्सप्लेन करना हार्ड है कि उसने क्या कुछ झेला। वो कहता है कि बस ये जान लो कि वो उसके और उसके वर्ड्स के लिए थैंकफुल है। जैसे ही दोनों इंटरैक्ट कर रहे थे, सडनली रेन शुरू हो जाती है। जैसे ही ठंडी ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, वो उसे शेल्टर ढूंढने को कहता है ताकि बाद में कोल्ड ना हो, लेकिन वो वहीं खड़ी रहती है और कहती है कि अगर उसका काम हो गया हो तो चला जाए। वो उसे देखता है और पूछता है कि वो बारिश में क्यों खड़ी है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो इतना डेंस है कि समझ ही नहीं पा रहा कि वो यहां अकेली क्यों थी। जैसे ही वो उसे शेक करती है, ये पता चलता है कि वो भी किसी डार्क रीजन से यहां थी और शायद दोनों कुछ अनएक्सप्लेनेबल करने आए थे। वो पूछता है कि ऐसे वर्ड्स क्यों कह रही है, और वो रिपीट करती रहती है कि उसे चले जाना चाहिए, और सैड क्रैकिंग वॉइस में बताती है कि उसके जैसे किसी के लिए कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके वर्ड्स आईजी के पैर के नीचे से जमीन खिसका देता है। वो भी आईजी जैसी ही कुछ करने आई थी। जैसे ही वो ब्रोकन फेंस की तरफ बढ़ती है, आईजी पीछे से उसे रुकने को कहता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ चुकी थी और आगे बढ़ती रहती है। उसकी बातों से अनॉयड होकर वो चिल्लाती है कि बस यहां से चले जाओ, और क्लियर वॉइस में शाउट करती है कि वो सब खत्म करने आई है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचता है। दोनों एक दूसरे को खींचने लगते हैं। फेंस बहुत वीक थी और बस एक स्टेप उसे कोलैप्स कर सकता था।
जैसे ही वो उसे अपनी ओर खींचता है, वो ट्रिप कर जाती है और दोनों साइड में गिर जाते हैं। वो उसे पुश करके इंसल्ट करती है कि वो obsessed है लोगों को टच और ग्रैब करने में। ब्रोकन वॉइस में वो पूछती है कि उसने उसे क्यों बचाया। वो वॉर्न करता है कि कोई और स्टेप न ले। वो फेंस पुरानी और रस्टी है और पैर रखते ही टूट सकती थी। उसकी फर्म टोन में वो अपनी रूफ पर आने की रियल रीजन भूल जाता है। वो कहती है कि किसी को हेल्प करना कभी कभी वेस्ट है। वो कहता है कि अगर वो मरने वाली है तो कम से कम एक दिन उसके साथ स्पेंड करे। जैसे ही वो लिटिल किड्स जैसी रिक्वेस्ट करता है, उसे यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा आइडिया दिया। वो कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि वो यहां क्या करने आई थी। और वो रिप्लाई करता है कि वो भी उसी रीजन से यहां आया था, इसलिए उसे पहले पुश कर रहा था। जेंटल वॉइस में वो बताता है कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपनी क्यूट जूनियर को बचाने तक चला जाएगा। ये वर्ड्स सुनकर वो अपनी पेन को थोड़ा हील करती है। रेन अब पहले से ज्यादा तेज हो जाती है। वो एक ब्यूटीफुल स्माइल देती है और बताती है कि जिंदगी जीना इतना हार्ड और पेनफुल है जितना कोई इमेजिन नहीं कर सकता। उसे महसूस होता है कि वो फिलहाल ठीक है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर देते हैं। रेन रुकते ही वो उठता है और उसे शेल्टर ढूंढने को कहता है। जैसे ही वो रूफ से निकलते हैं, उनकी लाइफ का नया चैप्टर शुरू होता है। वो उसे कुछ ऑफर करता है और अपना हैंडकरचिफ निकालकर बताता है कि वो इसे यूज कर सकती है खुद को ड्राई करने के लिए। वो एक मिनट हेजिटेट करती है, लेकिन उसके इंसिस्ट करने पर मान जाती है। हालांकि वो उसे थोड़ा ज्यादा घूरता है और वो पॉइंट करती है कि उसे इतना नहीं घूरना चाहिए। वो उसे देखता रहता है और हमें दिखता है कि वो अब भी मैन ऑफ कल्चर है और सब कुछ कैप्चर कर लेता है। वो बताती है कि उसकी वार्निंग के बावजूद उसका उसे इस तरह से घूरना सेक्सुअल हरासमेंट गिना जा सकता है। वो कहती है कि यह सब उसके लिए एंड हो सकता है। वो दूसरी तरफ देखती है और वो कहती है कि सारे बॉयज सेम होते हैं। वो स्माइल करती है और पूछती है कि क्या उसके पास कोई प्लान है, और चूंकि उसने उसे क्लासेस स्किप करने के लिए इनवाइट किया, श्योरली उसके पास कुछ होगा। ये सुनकर वो सोचता है कि उसने डेस्परेशन में वो वर्ड्स कहे थे और उसके पास कुछ भी प्लान नहीं था। वो हंसता है और शेयर करता है कि ये सेंटेंस कोई डिलिंक्वेंट ही किसी लड़की से कहेगा। ये जोक उसे जोर से हंसा देता है और वो ब्राइट ब्यूटीफुल स्माइल देती है। जैसे ही वो उसे देखता है, वो सोचता है कि उसने उसे पहली बार हंसते देखा है। उसे याद आता है कि क्लासमेट्स ने उसके बारे में क्या क्या कहा, और शुरुआत में उसके बारे में भी रूमर्स थे। हालांकि वो बॉयज को रिजेक्ट करने के लिए जानी जाती थी, वो उन्हें बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट करती थी। वो बॉयज की फीलिंग्स का जवाब यूजुअल बातें कहकर देती और बताती कि किसी अननोन को डेट करना क्रेजी है, और ये भी पॉइंट करती कि ज्यादातर बॉयज बस उसकी अपीयरेंस के लिए आते हैं। वो बताती है कि लोग दूसरों के बारे में जो कहते हैं, कई बार वो बिल्कुल गलत होता है। कुछ समय बाद वो उसका हैंडकरचिफ निकालती है और थैंक्स कहती है। वो उसे वापस लेता है और उसका स्टमक अलार्म की तरह साउंड करता है। वो बहुत हंग्री था। वो अपने बैग में देखता है और एक राइस बॉल निकालकर बताता है कि वो इसे उसके साथ शेयर करना चाहता है। बिना किसी वर्ड्स के वो उसे ग्रैब करती है और बाइट लेती है। जैसे ही उसके टेस्ट बर्ड्स उस परफेक्शन से कुक्ड ट्यूना से मिलते हैं, वो स्माइल करती है और एक्सक्लेम करती है कि ये बहुत अच्छा है। राइस बॉल ट्यूना और मेयो से बना था और ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक और डिलिशियस था। वो इतना अच्छा था कि वो इसके अंदर और बाहर के चिजोई के बारे में पूछने लगती है। ये सोचते हुए कि वो क्या करने वाली थी, वो बताती है कि इसको टेस्ट किए बिना मरना वेस्ट होता। ये सच में बेस्ट राइस बॉल थी जो उसने खाई। वो हंसता है और समझाता है कि ये बहुत पॉपुलर है और इसमें और भी अलग अलग वैरायटीज हैं जो वो ट्राई कर सकती है। एजी उसे जेंटल वॉइस में बताता है कि उसे अच्छा लगा कि वो इसके साथ इसे ट्राई कर पाई। ये वर्ड्स उसे छू जाते हैं, अंदर कुछ नया ब्लॉसम हो जाता है और वो बस राइस बॉल पर फिक्सेटेड हो जाती है। वो फिस्ट्स क्लेंच करती है और कहती है कि उसे और राइस बॉल्स ट्राई करनी है। वो थोड़ा रुकता है और कहता है कि उसे इसे टेस्ट करने के लिए उसे उसके प्लेस आना पड़ेगा। अब वो ब्लश करती है पर दोनों अग्री कर जाते हैं। जैसे ही वो मेन गेट के पास आते हैं, गेट लॉक्ड था। आई डर जाती है और समझ नहीं पाती कि बाहर कैसे जाएं। पहले तो उनका प्लान ही नहीं था स्कूल छोड़ने का, पर अब दोनों पम्प्ड अप हैं घर वापस जाने के लिए। वो पूछती है कोई और रास्ता है क्या। वो सोचती है दीवार फान कर निकल जाए, पर उसने स्कर्ट पहन रखी है। आईजी बताता है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसे मेन गेट क्लाइम करना पड़ेगा। वो चिल्लाती है और याद दिलाती है कि उसने स्कर्ट पहन रखी है और मेन गेट कभी नहीं फानेगी। वो टीज करता है और बताता है
कि वो अलग डोर यूज करेंगे। ये डोर सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्हें बाहर जाना होता था और बाहर से ये नहीं खुलता था। वो पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता, और वो उसके क्वेश्चन को टाल देता है। उसे पता था कि टॉप स्टूडेंट को स्कूल की हिडन चीजों का कोई क्लू नहीं होगा। वो उसका हाथ पकड़ता है एक्साइटमेंट से उसे घर ले जाने के लिए। अगले ही सेकंड रियलाइज करता है कि हाथ थोड़ा ज्यादा टाइट पकड़ लिया, और वो पॉइंट आउट करती है कि वो अभी मिले हैं और वो ऑलरेडी उसका हैंड होल्ड कर रहा है। वो शेयर करती है कि ये उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, और अगर ये मूवी होती तो वो नॉर्मल एक्ट करती, पर उसके लिए ये थोड़ा ज्यादा है। वो प्रिंसेस मोड में स्विच करती है और चिल्लाते हुए बताती है कि उसने कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा है और उसे ग्रेटफुल फील करना चाहिए। वो ब्लश करता है और सोचता है कि उसकी हार्ट बीट तेज क्यों हो गई। वो फिर उसका हाथ पकड़ता है और वो भागने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड साइड से चिल्लाता है। दोनों हंसते हुए अपना दर्द पीछे छोड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एजी को आखिर वो पर्सन मिल गया जिसके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है। आई अभी भी समझ नहीं पा रही है कि उसके साथ वो इतनी कंफर्टेबल क्यों फील कर रही है। जैसे ही उसने उसका हैंड होल्ड किया, उसे ईज फील हुई। स्कूल की टॉप आइडल होने की वजह से उसे बहुत अटेंशन मिलता था और लड़के उसे इंप्रेस करने के लिए चीजी पिकअप लाइंस मारते थे। वो बॉयज की यूजलेस नॉनसेंस से टायर्ड हो चुकी थी। जब कोई बार बार वही लाइज सुनता है तो एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि इंसान बस भागना चाहता है। यही आई के साथ हुआ। वो टाइटली हैंड क्लेंच करती है और सोचती है कि आईजी अलग है। वो ब्लश करती है और सोचती है कि फाइनली किसी ने उसका हार्ट फ्लटर कर दिया। जैसे ही वो दूसरी साइड भागते हैं, हमें कॉन्डो का इंट्रोडक्शन मिलता है। उसने अपना परिचय दिया कि वो इस वर्ल्ड के सेंटर में खड़ा आदमी है, द ग्रेट एंड माइटी वन। स्टार्टिंग से ही उसके लुक्स और इन्फ्लुएंस में कोई कमी नहीं थी। ये सब उसके पिता के बदौलत, जिसने उसे स्पॉइल्ड ब्रैट बना दिया। उसके पिता एक सिटी काउंसिलमैन था जिसके हाथ में हर वक्त पावर रहती थी। शुरुआत से ही उसने टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब वो सॉकर क्लब में था, तब उसे रियलाइज हुआ कि उसमें टैलेंट है, और उसने कंपटीशन को इजीली बीट कर दिया। नेशनल टीम्स तक पहुंच गया। लाइफ को फन मानते मानते ही बिग लीग्स ने उसे स्काउट कर लिया, और ऑब्वियस था कि उसने उनके साथ डील साइन कर रखी थी। ये तो बेसिक लेवल की बात थी। अपनी टॉल हाइट और गुड लुक्स के कारण एलिमेंट्री स्कूल से ही वो हर टाइप की गर्ल्स से घिरा रहता था। इतना पॉपुलर था कि हफ्ते के हर दिन के लिए उसकी गर्लफ्रेंड अलग थी। एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका हार्ट फ्लटर हो गया। रास्ते में उसने देखा कि एक नोबडी एक पॉपुलर एमेचर आइडल को डेट कर रहा है। ये देखते ही उसमें लस्ट, एक्साइटमेंट और थ्रिल ऑफ डिस्ट्रॉइंग थिंग्स भर गया। उसने सुना था कि ये दोनों फ्यूचर में मैरिज के बारे में सोच रहे थे। बस वहीं खड़े खड़े उसने डिसाइड कर लिया कि फास्टेस्ट और मोस्ट डिस्गस्टिंग वे से वो लड़की तक पहुंचेगा। कुछ ही दिन उसके आसपास मंडराने के बाद उसने उसे अपने फिंगर पर रैप कर लिया। धीरे धीरे वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जोक करने लगी और फिर बैड माउथ भी करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आईजी की एक्स ने किया था। अब ट्रैश कॉन्डो को मजा आ रहा था। उसे फील हो रहा था कि ये गर्ल ऑलरेडी विक्टिम बन चुकी है, एक नोबडी ओटाकू की जो एनिमे ऑब्सेस्ड है, और वो दोनों को मॉक करने लगा। उसने सीक्रेटली उसकी बातें रिकॉर्ड की और उसके बॉयफ्रेंड के सामने प्ले कर दी। जब उसने उस लड़के के फेस पर रिएक्शन देखा तो उसे प्लेजर मिला कि उसने कुछ प्योर चीज को घंटों में डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लड़का ब्रोकन मैन की तरह रोने लगा और पूछने लगा कि उसने उसे बिट्रे क्यों किया। उसकी हेल्पलेसनेस, मिजरी और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन देखकर कॉन्डो को बहुत खुशी मिली। इस लेवल का प्लेजर उसे 100 गर्ल्स के साथ भी नहीं मिला होता। वो गर्लफ्रेंड एरोगेंस में आकर बॉयफ्रेंड को पत्थर की तरह रास्ते से हटा देती है। अब कॉन्डो ऑब्वियसली मजे कर रहा था और सून उसकी एटीट्यूड बोरिंग लगने लगी। उसे लगा कि असली मजा तो तब है जब वो दूसरों का प्यार चुराता है। वो लड़की उसे अपने प्लेस पर इनवाइट करने लगी और तुम्हें पता होगा कि वहां क्या हुआ। स्लोली उसकी ग्रेड्स ड्रास्टिकली गिरने लगीं और जल्द ही वो स्कूल की कॉन्वर्सेशन का टॉपिक बन गई। कॉन्डो का बेसिक मिशन ही ये था, रिलेशनशिप्स डिस्ट्रॉय करना, विमेन से अपना काम निकलवाना और फिर उन्हें मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ एबैंडन कर देना। एज ऑलवेज उसने उस चीटर को भी डंप कर दिया। वो भी मियूकी की तरह रोई, लेकिन उसके आंसू और बॉडी अब उसके लिए बोरिंग थे। वो फोन निकालकर दूसरी लड़की को टेक्स्ट करने लगा कि उसका नैगिंग और वॉइस ऑलरेडी उसे लूज वुमन बनाता है और उसे ऐसी विमेन पसंद नहीं है। यही उसका रेगुलर पैटर्न था, एक ब्यूटीफुल इनोसेंट गर्ल फाइंड करना, रिलेशनशिप स्पॉइल करना, एंजॉय करना और फिर उसे ट्रैश में डंप करना।
ऑब्वियसली ये सिंपल नहीं था, क्योंकि उसकी गर्ल्स उसके फॉलोअर्स और क्लासमेट्स से बुली और हैरास भी होती। ये उसकी ग्रोथ थी। वो तभी ग्रो करता था जब दूसरे फॉल होते थे। टाइम पास होते होते उसकी नेक्स्ट टारगेट मियूकी बनी, और जैसे ही उसने मियूकी के साथ सब किया, अब आईजी की लाइफ डिस्ट्रॉय करने का टाइम था। रूमर्स के पहले ही कोंडो ने मियूकी का हैंड पकड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसके रिस्ट पर बिग ब्रूजेस हैं। उसने क्लेवर पिक्चर्स लीं और तुरंत स्कूल में स्प्रेड कर दी। मियूकी खुद विक्टिम प्ले करने लगी, जिससे स्टोरी बिलीवेबल हो गई। उसने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और उस पोस्ट को पूरे स्कूल ने देख लिया। स्मर्क करते हुए वो सोच रहा था कि आईजी कितनी दूर फॉल करेगा। दूसरी तरफ हमारी ब्यूटीफुल लेकिन डिस्गस्टिंग मियूकी पहले से ही शिवर कर रही थी, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसका अफेयर ऑलरेडी इंटरनेट पर फैल चुका है, और आईजी ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। उसने ये भी नोटिस किया कि कुछ लोग उसके डेस्क पर लिखे मीन और हर्टफुल वर्ड्स इरेज कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि एजी रूफ पर जाने के बाद वापस नहीं आया। उसके एलाइज को लगा शायद उसने कुछ भयानक कर दिया है, इसलिए वे अपनी लिखी बातें इरेज कर रहे थे। उसकी स्टूपिड ब्रेन सोच रही थी कि कहीं वो स्कूल क्विट तो नहीं कर देगा उसकी वजह से। हमने उसका ब्रेव एक्शन भी देखा जब कोंडो ने लाइज स्प्रेड करना शुरू किया। इस सब के दौरान वो खुद को कंफर्ट कर रही थी कि उसने कुछ गलत नहीं किया, और उसे कुछ पता नहीं था। जैसे ही उसने साइड में देखा, उसने आईजी का हेड देखा। 1 मिनट के लिए उसका वर्ल्ड ब्राइटन हो गया, क्योंकि ये उसका फ्यूचर का पिगी बैंक था। जैसे ही उसने उसका नाम पुकारा, उसने देखा कि वो किसी और लड़की का हैंड होल्ड कर रहा था। ये देखते ही उसके सारे इमेजिनेशन, वंडरिंग और रियलाइजेशन खत्म हो गए, और उसके टाइनी ब्रेन में बस एक वर्ड घूमने लगा। मियूकी ने बस फेट की एक्ट ऑफ मर्सी देखी, और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो अपना रिग्रेट और हेल्पलेसनेस रोक नहीं पाई। दूसरी लड़की को उसके पास देखकर वो क्रेजी हो गई, टीयर अप करने लगी और एओई को होम रेकर कहने लगी। मीनवाइल ग्रेटेस्ट टीचर एवर, ताकायांगी ने रिलीफ की एक बड़ी साई ली जब उसने देखा कि आईजी ठीक ठाक दौड़ रहा है और रूफ से नीचे उतर आया है। ताकायांगी उनकी क्लास का होमरूम टीचर था। कुछ ही मिनट पहले उसने आईजी का डेस्क देखा था, जो हर्टफुल वर्ड्स के इरेज्ड मार्किंग से भरा हुआ था, और उसने क्लोजर लुक लेने का डिसाइड किया। अटेंडेंस लेते हुए उसने उसका नाम लिया, और वाकई वहां वर्ड्स लिखे हुए थे। उसे पता था उसका स्टूडेंट सफर कर रहा है, और उसने सबसे आईजी के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछे। मगर उसके स्टूपिड क्लासमेट्स ने बातें बना दी और कहा कि वो नर्सेज ऑफिस में है। उसने क्लास को जिम के लिए लाइन अप करने को कहा और खुद चेक करने निकला। बाहर निकलते हुए उसने याद किया कि मियूकी उसके काफी क्लोज थी। जब उसने उसकी तरफ देखा तो वो हेवीली स्वेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ इतना टेरिफाइंग देखा हो कि उसकी सोल क्रश हो गई हो। उसने डोर स्लाइड किया और साइड से एक और टीचर आई। नर्स टीचर ने ग्रीट किया और शेयर किया कि आईजी कहीं नहीं मिला। उसने बताया कि काफी देर से वो बाहर है। ये रियलाइज करते ही कि कुछ वर्स हुआ होगा, उसने कहा कि वो स्कूल सर्च करेगी, मगर उसने रिप्लाई किया कि वो वाइस प्रिंसिपल्स ऑफिस जाएगा। उसने ऑब्वियसली किसी और को इन्फॉर्म किया, और स्वेटिंग करते हुए उसने तकायांगी को कहा कि वो अपनी पूरी क्लास से इस बारे में पूछे। क्लास में उसका मूड बदल गया। कोल्ड वॉइस में उसने अपने स्टूपिड स्टूडेंट्स से पूछा कि उन्हें प्रॉपर्टी डैमेज का मीनिंग पता है। सब बातें करने लगे। उसने मार्क्ड डेस्क की तरफ पॉइंट किया और कहा कि उसे नहीं पता किसने किया। वर्ड्स देखकर उसने सबको बताया कि एक छोटा बच्चा भी गेस कर सकता है कि यह प्रैंक है या बुलिंग। उसने रिमाइंड किया कि स्कूल डेस्क्स स्कूल की प्रॉपर्टी हैं, और पब्लिक प्रॉपर्टी पेरेंट्स के टैक्सेस से पेड होती है। और क्योंकि कुछ स्मार्ट एस किड्स ने उसे डैमेज किया, उसने सबको क्लियर किया कि दूसरे की प्रॉपर्टी डैमेज करना एक क्राइम है। फर्म वॉइस में उसने सबको बताया कि किसी को स्लैंडर लिखकर बैड फील कराना ईजी नहीं है। उसे प्रोसेस करना, एंड्योर करना और बाद में सफर करना पड़ता है। पैथेटिक बुलीज थोड़ा पैनिक हुए तो टीचर ने रिमाइंड किया कि आजकल सेलिब्रिटी को हरास करने वाले लोग अरेस्ट होते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि वो स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें भी पाई का पीस मिलेगा। एंग्री वॉइस में उसने सबको बताया कि क्योंकि पूरी क्लास बुलिंग में इन्वॉल्व थी, ये चीज प्रैंक या जोक बनकर साफ नहीं होगी। उसने सबको बताया कि वो इसे याद रखेगा और इसे प्रॉपर क्राइम मानेगा, एक ऐसे ह्यूमन के खिलाफ क्राइम जिसके फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। सभी बुलीज को रूथलेस वार्निंग देने के बाद इमरजेंसी स्टाफ मीटिंग में बाकी टीचर्स वरीड थे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल खुद ऑफिस में रश करते हुए आए और हेविली स्वेट कर रहे थे। बाकी एरोगेंट प्रिंसिपल से अलग इस बार प्रिंसिपल ने अपना हेड लोअर किया और टीचर से माफी मांगते हुए कहा कि वो बहुत सॉरी है, और टीचर को इमीडिएटली कांटेक्ट करने के लिए थैंक्स कहा। दोनों रीजनेबल मैन खुद को ब्लेम कर रहे थे कि वो इतनी इंपॉर्टेंट इशू पर ध्यान देने में फेल हो गए। और क्योंकि बुलिंग हर साल सैकड़ों लाइव्स ले जाती है,
दोनों को पता था कि अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो सूनर और लेटर और केसेस सामने आएंगे। एक ने शेयर किया कि एज अ टीचर हमें अपना बेस्ट करना चाहिए। दूसरा पर्सन बोला कि हम सब ने ऑलरेडी वंडरफुल जॉब किया है, इसलिए प्लेंटी ऑफ पीपल हमारी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्कल ऐसे टीचर्स से भरा था जो इंटेलिजेंट थे और जानते थे कि बुलिंग कोई जोक नहीं है। एक और ग्रेट टीचर बार बार एजी की मदर को कॉल करता रहा ये कंफर्म करने के लिए कि वो सच में ओके है या नहीं, और ये इनफ था उसकी मदर को अलर्ट करने के लिए। गुड टीचर ने जब उनकी वरी का रिप्लाई दिया और शेयर किया कि वो घर पहुंच गया है, तो सबने रिलीफ की एक बड़ी साई ली। प्रिंसिपल ने डिटर्मिन्ड वॉइस और टोन में सबको क्लियर किया कि उन्हें आईजी की सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी है और एंश्योर करना है कि उसे थ्रेटन या फोर्स न किया जाए किसी ड्रास्टिक स्टेप के लिए। जैसे ही उसने टीचर्स को कमांड किया कि रेडी हो जाओ और सपोर्ट करो, सब गियर्ड अप होकर अपना जॉब करने को तैयार थे। उधर कोंडो द ट्रैश के पास उसके कुछ फ्रेंड्स रश करते हुए आए और क्राइंग मोड में बोले कि एक प्रॉब्लम हो गई है। वो बच्चों की तरह रोने लगे और शेयर करने लगे कि तकायनागी उनके एस पर है और बुलिंग केस थरली इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो रोते हुए बोले कि हम सीरियसली ट्रबल में आ सकते हैं। टर्न्स आउट कोंडो भी उस टीचर से वरी था। उसे लगा था कि शायद टीचर इस केस को कवर अप कर देगा, और क्योंकि मामला कोंडो और उसके फादर तक जाता है, कोई डेयर नहीं करेगा उनके खिलाफ कुछ करने का। उसने उन्हें इग्नोर किया और श्योर था कि अगर चीजें सॉल्व नहीं हुई तो उसके फादर आकर सभी चीजें ठीक कर देंगे। उसने रिप्लाई किया और ट्रैश ने फिर अपना रियल कलर दिखा दिया। वो रोते हुए बोले कि हमने आईजी के साथ हॉरेबल थिंग्स तुम्हारे कमांड पर की, एटलीस्ट बात करते हुए हमारी तरफ देखो। कोल्ड वॉइस में उसने रिप्लाई किया और पूछा, क्या मैंने कभी तुम्हें कहा था वो सब करने को जो तुमने किया? यहीं उनका वर्ल्ड चेंज हो गया। जिस आइडल को वो बिलीव करते थे, उसने 180 डिग्री फ्लिप कर दिया और उन्हें डर्ट में छोड़ दिया। उसने बताना शुरू किया कि उसने तो बस अपना मिजरेबल स्टेट और सिचुएशन उनके साथ शेयर किया था, इंफॉर्मेशन उन्होंने खुद फैलाया था। प्रोफेशनल गैसलाइटर अब पहले से भी ज्यादा स्मार्ट था। उसने उन्हें परफेक्टली कॉर्नर कर दिया और सिचुएशन से इतनी इजीली निकल गया कि स्मार्टेस्ट ब्रेन भी उसकी एक्टिंग से फूल हो सकता था। उसने दोनों को क्लियर कर दिया कि अगर तुम्हारे पास मेरे अगेंस्ट हार्ड एविडेंस नहीं है तो तुम टॉप टू बॉटम फिनिश्ड हो। यह कहते हुए उसने रिफ्लेक्ट किया कि फाइनली 2 और स्लेव्स मेरे कंट्रोल में आ गए। पीसफुल लाइफ को ट्रैप और डिस्ट्रॉय करने का साइकिल तो उसके ब्लड में ही है। बाहर दोनों आई और एजी तेजी से भागते हुए पास के एक बेंच तक पहुंचे और वहीं एक दूसरे से लाइटली आर्ग्यू करने लगे। आई ने उसे बताया कि भले ही वो एथलेटिक हो, लेकिन एक मैन के साथ पेस नहीं बना सकती। आईजी उसे टीज करता है तो वो मुंह बनाकर कहती है कि उसे बार बार टीज मत करो। वो हल्का सा मुस्कुराता है और दोनों वापस अपने प्लेस की तरफ चलते हैं। किचन ओनो, यही नाम था उस किचन का जो एजी की मदर चलाती थी। एजी अंदर जाता है, मदर को ग्रीट करता है और सिर झुकाकर आई और अपनी पूरी सिचुएशन समझाता है। उसकी मदर मुस्कुराती है, समझ जाती है कि कुछ कुक हो रहा है, और तभी आई जो छुपी हुई थी धीरे धीरे बाहर आती है। यहीं हमें पता चलता है कि आईजी के फादर 40 की उम्र में गुजर गए थे। वो फेमस शेफ थे, लाइफ में पहले ही काफी सेविंग की थी। उन्होंने आईजी की मदर से लव मैरिज की और दोनों ने मिलकर वेस्टर्न रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। फादर के पासिंग के बाद कुकिंग और बाकी सब काम आईजी का ब्रदर संभालता है और मदर स्टाफ और वेट्रेसिंग संभालती है। मदर मुस्कुराकर अपने सन को कहती है कि वो लंच अरेंज कर देगी। आई एंजल की तरह बाहर आती है। उसकी एंट्री इतनी एंजेलिक होती है कि दोनों मदर और सन इमेजिन करने लगते हैं। मदर अपने आप में कहने लगती है, वो एक एंजल है। फिर मदर उन्हें वेलकम करती है और रूम में ले जाती है। आई मेन्यू देखती है और हैरानी से डिलिशियस आइटम्स को देखती रह जाती है। आईजी ऑर्डर प्लेस करता है और अपोलोजाइज करता है कि उसे इतनी स्मॉल जगह लाया। आई उसकी कंप्लेंट रिजेक्ट करती है और कहती है कि यह जगह उसके कोल्ड हाउस से 10 गुना ज्यादा वार्म और रिफ्रेशिंग है। धीरे धीरे वो आईजी के फैमिली रिलेशन की बातें नोटिस करती है और शेयर करती है कि उसकी फैमिली भी कभी वार्म थी। आईजी उसका फेस देखता रहता है और फील करता है कि कुछ गलत है। फूड आने के बाद आई बच्चे जैसी खुश दिखती है। मदर टी के बारे में पूछती है और पता चलता है दोनों टी के बारे में नॉलेजेबल हैं। मदर उन्हें फूड एंजॉय करने के लिए छोड़ देती है। दोनों साइलेंट होकर थैंक्स के लिए क्लैप करते हैं और फूड एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बाइट में ही आई खुश हो जाती है। डीप डाउन एजी सोच रहा था कि दोनों अभी अभी कुछ टेरेबल करने वाले थे और अब फूड एंजॉय कर रहे हैं।
आई ब्लश करती है और फैमिली और फूड की बातें शुरू होती हैं। एजी के फादर फूड इंजीनियर थे, हर डिश न्यूट्रिशन से बैलेंस्ड बनाते थे। इस पर एजी प्राउड फील करता है। आई कहती है कि श्योरली उसके फादर अच्छे इंसान थे। खाते खाते अचानक ठंडी आवाज में आई पूछती है कि क्या उसके जैसी ह्यूमन को जीने का हक भी है। उसके माइंड के बैक में कुछ पेनफुल चल रहा था। वो रोते हुए बताती है कि रूफ पर उस दिन वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। जंप करने की हिम्मत जुटाई थी, लेकिन सब फेल हो गया जब एजी वहां आया। वो शेयर करती है कि उसने रिस्क लेकर एक स्ट्रेंजर की लाइफ सेव की। टीयर्स ओवरफ्लो करने लगते हैं। क्रैकिंग वॉइस में कहती है कि उसकी काइंडनेस उसे फिर से जीने पर मजबूर कर रही है। एजी जवाब देता है कि उसे उसकी डार्क सिचुएशन का डिटेल नहीं पता, लेकिन थैंक्स टू हर उसने खुद को भी सेव कर लिया। वो मुस्कुराता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वो अलाइव है और सांस ले रही है। कई बार ऐसे वर्ड्स ही इनफ होते हैं, और यहां यही हुआ। दोनों फ्रेश स्कार्स वाले सोल्स लाइट की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे को पकड़कर। उसकी मदर कहती है कि वो खाने के बाद उनके लिए एक स्पेशल टी तैयार करेगी। एक एलिगेंटली डेकोरेटेड कप को केयरफुली टेबल पर रखा जाता है। आईजी की मदर को एक स्माइल के साथ थैंक्स कहती है, जबकि आईजी सोचता है कि आई थोड़ी शांत हो गई है। उसकी मदर खुश है कि उसने उसकी फेवरेट टी चुनी है, ये समझाते हुए कि हालांकि इसमें वाइन जैसा अरोमा है, अल्कोहल पहले ही इवेपोरेट हो चुका है। फिर वो सजेस्ट करती है कि थोड़ी चीनी मिलाने से मन को रिलैक्स करने में मदद मिल सकती है। प्योर हैप्पीनेस की लुक के साथ वो उसे टेस्ट करती है और कहती है कि ये डिलिशियस है। वो कमेंट करती है कि इतने रिच अरोमा के साथ वो चीनी नहीं डालना प्रेफर करती है, जिससे मदर उसकी आंसर पर हंसती है। उसकी मदर पूछती है कि उसे किस तरह की टी पसंद है, और वो चीयरफुली रिप्लाई करती है कि उसे दार्जिलिंग टी बहुत पसंद है, और आईजी की मदर भी इससे अग्री करती है। दोनों अपने शेयर्ड इंटरेस्ट पर एक्साइटेड हो जाते हैं, रिकमेंडेशंस को एक्सचेंज करते हैं, और आईजी उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा होता है। एक इमोशनल लुक के साथ उसकी मदर कहती है कि वो इतनी हैप्पी है कि ऐसा लगता है जैसे उसे एक और डॉटर मिल गई है, लेकिन फिर वो कहती है कि एजी के साथ उसकी भी फ्रेंड बन जाए। एक ब्लशिंग फेस और इमोशन से भरी स्माइल के साथ वो हाँ में जवाब देती है। जब वो जाने के लिए खड़ी होती है, एजी कहता है कि वो उसे स्टेशन तक छोड़ देगा, लेकिन आई पोलाइटली रिफ्यूज कर देती है। वो एक बिटर स्वीट स्माइल के साथ एक्सप्लेन करती है कि अगर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेगी तो बाद में वो लोनली फील करेगी। वो उसकी ओर देखती है और इंसिस्ट करती है कि वो ठीक है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन कंसर्न दिखाता है। एक जेंटल स्माइल के साथ वो कहती है कि अब उसके पास वहां रुकने का एक रीजन है। वो उसे बुलाती है, जिससे वो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है। उसकी पीठ उसकी ओर है। वो पूछती है कि क्या वे दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। वो रिप्लाई करता है कि ऑफ कोर्स वे बन गए हैं, और उसका फेस एक शाई सेंस की रिलीफ से भर जाता है। एक स्माइल के साथ वो कहती है कि वो उम्मीद करती है कि अब से वो उस पर रिलाई कर सकेगी। उसकी डिटर्मिन्ड गेज अब सिटी की ओर मुड़ती है, जो एक नए फ्यूचर का सामना कर रही है। जब वो अकेली चलती है, वो सोचती है कि वे उसके लाइफ के 2 सबसे हैप्पीएस्ट आवर्स रहे होंगे। उसका फेस एक सॉम्बर एक्सप्रेशन में डार्क हो जाता है। पहले की खुशी पूरी तरह से गायब हो जाती है। एक ब्लश के साथ वो खुद से सोचती है कि अभी के लिए सिर्फ फ्रेंड्स होना ही इनफ है। सडनली एक ड्राइवर उसे यंग लेडी कहकर बुलाता है और कहता है कि वो उसे पिकअप करने आया है। वो एक कोल्ड थैंक यू के साथ रिप्लाई करती है। उसकी वॉइस में कोई इमोशन नहीं है। वापस अपने रूम में एजी डोर क्लोज करता है। लोनलीनेस की फीलिंग पूरी फोर्स के साथ लौट आती है। वो कांपने लगता है। पसीना उसके फेस से बह रहा है जैसे ही रियलिटी उसे हिट करती है। वो अपने ही हाथ की ओर देखता है, जो अब भी वार्म है, और इस चीज को कोसता है कि वो खुद को कांपने से रोक नहीं सकता। फ्लोर पर गिरते हुए वो डिस्पेयर में अपना फेस कवर करता है, ये सोचते हुए कि उसे कल से क्या करना चाहिए। बुलिंग की मेमोरीज उसके क्लासमेट्स की शैडोवी फिगर्स के साथ लौटती हैं, जो उसे खाली क्लासरूम में हॉन्ट करती हैं। वो सोचता है कि केवल आई से बात करते समय ही वो अपने डेली लाइफ के सफरिंग को भुला सकता है। एक जेन्युइन स्माइल के साथ वो सोचता है कि क्या उसने उसे सेव किया या सिंपली उसे पूरी तरह से अलग जगह ले गई। उसका फोन वाइब्रेट करता है एक नोटिफिकेशन के साथ, और वो तुरंत सोचता है कि ये उसे हरास करने की कोशिश कर रहा एक और फेक अकाउंट होना चाहिए। मैसेज उसके फ्रेंड सटोशी का था, जिसमें वो माफी मांगते हुए बताता है कि कंपटीशन के दौरान उसका फोन टूट गया था। एजी अपने फ्रेंड के साथ बिताए चाइल्डहुड के एक हैप्पी मोमेंट को याद करता है। उसका फ्रेंड फिर पूछता है कि क्या वे उसी समय एक फैमिली रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं जहां वे पहले जाते थे। एजी डार्कनेस में बैठा सोचता है कि कैसे सबने उसे अबैंडन कर दिया था, और सोचता है कि अब उसका फ्रेंड उसके साथ कैसा ट्रीट करेगा। लेकिन ये सिंपल फैक्ट कि कोई अब भी उसके साथ पहले जैसा ही बिहेव कर रहा है, उसे हैप्पीनेस के आंसू तक ले जाने के लिए इनफ है।
वो एक छोटा रिप्लाई भेजता है मिलने के लिए अग्री होते हुए। रेस्टोरेंट में सटोशी हाथ हिलाता है और उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाता है। सटोशी कहता है कि वो जानता है कि वो किस बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, जिससे ईजी को शॉक लगता है ये रियलाइज करके कि वो पहले से ही सब कुछ जानता है। फिर वो एक सिंसियर अपॉलॉजी में झुकता है, इस बात का रिग्रेट एक्सप्रेस करता है कि उसे पता नहीं था कि उसका फ्रेंड इतनी टेरेबल चीज से गुजर रहा था। वो शॉक में अपने फ्रेंड का नाम लेता है, जबकि सटोशी एक अच्छा फ्रेंड न होने के लिए फॉरगिवनेस मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो सोशल मीडिया का शायद ही कभी यूज करता है, इसलिए उसने स्ट्रेंज रूमर्स को नहीं देखा जो स्प्रेड हो रहे थे। सटोशी ऐड करता है कि चूंकि वे अलग अलग क्लासेस में थे और वो एक क्लब ट्रिप में बिजी था, इसलिए उसे सिचुएशन के बारे में अब पता चला। गहरे रिमॉर्स लुक के साथ वो अपोलोजाइज करता है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। अपना हेड लोअर करके वो पूछता है कि वो उस पर बिलीव क्यों करता है। उसका फ्रेंड फिर स्माइल के साथ कहता है कि जैसे ही उसने रूमर्स सुनी उसे इम्मीडिएटली पता चल गया कि वे पूरी तरह से गलत थे। सटोशी एक्सप्लेन करता है कि कुछ नए क्लब मेंबर्स ने उसे पोस्ट दिखाए, ये एडमिट करते हुए कि वो किसी पर हाथ नहीं उठाता है और उसे पता है कि वो इस तरह का पर्सन नहीं है। उसे एक समय याद आता है जब उसके फ्रेंड ने उसे एक जेन्युइनली हैप्पी स्माइल के साथ इंट्रोड्यूस कराया था। उस मेमोरी के बेस्ड पर सटोशी कहता है कि उसे यकीन है कि ये सब एक बिग मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर वो उसे रिवील करता है कि प्रोफेसर तकायानागी एक्चुअली उसके बारे में फिक्र कर रहे थे। उसका फ्रेंड बताता है कि स्टोरी सुनने के बाद उसने क्लासमेट से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वे जानते हैं कि वो कहाँ गया था। बाकी स्टूडेंट्स को घूरते हुए जिन्होंने रूमर्स पर क्लियरली बिलीव किया था, सटोशी ने रियलाइज किया कि गलत आइडिया बनाना कितना आसान था। फिर वो डेस्परेटली स्कूल कॉरिडोर में दौड़ा जब तक कि उसने फाइनली टीचर को नहीं देखा। सटोशी टीचर के पास गया जिन्होंने पूछा कि क्या हुआ था, और उसने एक्सप्लेन किया कि उसने सुना था कि ईजी जल्दी घर चला गया था। प्योर डिटर्मिनेशन की एक लुक के साथ उसके फ्रेंड ने सोचा कि अगर टीचर ने केस को कवर अप करने की कोशिश की तो उसे उन्हें पंच करना होगा। वो सरप्राइज हो गया जब टीचर ने माफी मांगी और उससे जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा। टीचर एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें इस मैटर के बारे में हाल ही में पता चला, लेकिन उन्हें इसके बारे में इन्फो इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर वे सटोशी से पूछते हैं कि क्या वो उसका क्लोज फ्रेंड है और क्या उसने कुछ सुना है। दोनों सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ एक दूसरे को घूरते हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच टेंशन बढ़ रही है। सटोशी खुद से सोचता है कि वो पूरी सिचुएशन से बहुत अफ्रेड है। अपने फियर के बावजूद वो टीचर को बताता है कि उसे भी इसके बारे में अभी हाल ही में पता चला, लेकिन वो बताएगा कि वो क्या जानता है। वो अपना फोन प्रोफेसर को दिखाता है जो पोस्ट्स देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। कन्विक्शन से भरी वॉइस के साथ सटोशी अपने फ्रेंड को डिफेंस करता है, इंसिस्ट करता है कि वो उस तरह का पर्सन नहीं है जो ऐसा करेगा। टीचर उसे ये सब बताने के लिए थैंक्स करते हैं और पूछते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो वो ये मैसेज ईजी को दे दे। सटोशी से कहते हैं कि ट्रस्ट करे और एडल्ट्स पर रिलाई करे क्योंकि टीचर्स प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। एक सीरियस लुक के साथ वो कहते हैं कि भले ही ये थोड़ा सा ही हो, प्लीज उन पर ट्रस्ट करे। सटोशी खुद से स्माइल करता है, ये देखकर सरप्राइज्ड होता है कि तकायानागी कितने पैशनेट और डेडिकेटेड निकले। स्टोरी सुनकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाता, इमोशन से पूरी तरह भर जाता है। उसका फ्रेंड उसे एक वार्म स्माइल के साथ देख रहा होता है। जैसे ही वो टूट जाता है, फाइनली उस सारे पेन को रिलीज करता है जिसे वो अंदर दबाए हुए था। इस बीच म्यूकी सिटी स्ट्रीट से होकर डेस्परेटली दौड़ती है। गिल्ट से भरी हुई वो खुद से सोचती है कि उसे अपोलोजाइज करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। उसका डेस्टिनेशन फैमिली रेस्टोरेंट के किचन के सामने है। एंग्विश के एक एक्सप्रेशन के साथ वो कहती है कि उसे ईजी से अपोलोजाइज करना होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। एक ही चैप्टर आया था और मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब जब तक न्यू चैप्टर्स नहीं आते तब तक कोई नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा। मैं चला अगली वीडियो के लिए मजदूरी करने। गुड बाय।